हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो यूजीसी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, उसके बारे में समझेंगे हम। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपको पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस बनाना होता है एडमिशन लेने से पहले, कोर्स वर्क कितने मंथ का होता है और कैसे अटेंड करना होता है, आपको एग्जाम किस तरीके से होते हैं कोर्स वर्क के। इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो सुपरवाइजर आपको किस तरीके से अलोकेट किए जाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रहेगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पीएचडी से मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना होगा, पीएचडी में कितने रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड रहेंगे, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, हर चीज से रिलेटेड आपको आज की इस वीडियो में अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तसल्ली से पूरा वीडियो देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं। गाइस, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं फॉर पेपर 1। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आपको यूनिट वाइज पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड सभी चीजें रहने वाली हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको इसके होम पेज पे कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, 4 से 5 लेक्चर्स जो कि कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, और आई थिंक 2 से 3 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, इन चीजों को अटेंड करें, आपको आइडिया लग जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपका जो इस ऐप का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिएगा स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि करके जो यूजीसी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, दैट इज ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो आगे पीएचडी का प्लान कर रहे हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू दी पीएचडी प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनिमम कितना आप पढ़े लिखे होने चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सो गाइस, आप देखेंगे तीन तरीके से पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। पहला जो तरीका है दैट इज कि एक ईयर का अगर आपकी मास्टर डिग्री है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, अगर 1 साल की मास्टर डिग्री है तो ऐसे में आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो 4 साल की होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल की करी है, 4 साल में करा नहीं है इस वजह से नहीं कि वो फेल हो गए थे, उनकी बैक लग गई थी इस वजह से उन्होंने 4 साल में क्लियर किया, नहीं। ग्रेजुएशन की जो ड्यूरेशन थी, ऑफिशियल ड्यूरेशन थी, वो 4 साल की थी। तो वो जो बच्चे हैं वो 1 साल की अगर मास्टर डिग्री करते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 5 साल की होगी पढ़ाई 12th के बाद, और अब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 55% अगर आपके मार्क्स है मास्टर डिग्री में तो आप इजीली एडमिशन ले पाएंगे। गाइस, दूसरा जो तरीका है एडमिशन लेने का दैट इज कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री 2 साल की है, जो कि 90% बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी मास्टर डिग्री 2 साल की होगी, मतलब 4 सेमेस्टर जो है आपने पढ़ाई करी होगी, वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इजीली। वही 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। एंड थर्ड आपका रहेगा दैट इज कि जो बच्चा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेगा, 8 सेमेस्टर जिसमें रहेंगे, उसका सीजीपीए अगर 7.5 या उससे ज्यादा का है तो वो डायरेक्टली एडमिशन ले पाएगा पीएचडी में। एक बात याद रखना, 4 साल का ग्रेजुएशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली एडमिशन ले पाओगे। मतलब ये हुआ कि भाई आपने स्कोर भी अच्छा किया हो, आपने जब ग्रेजुएशन करी 4 साल की तो उसमें आपने स्कोर भी 7.5 या उससे ज्यादा का किया है, उससे कम है तो आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले पाएंगे, फिर आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो जो बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको अभी ग्रेजुएशन करना है या कर रहे हैं, या आपको कोई फ्रेंड है, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं आप कि भाई अच्छे से पढ़ना ग्रेजुएशन में, नहीं तो आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सभी को पता होगा एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को कि जो मास्टर डिग्री है वहां पर 5% का इनको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस एक रिलैक्सेशन आपको और दिया गया है। अगर आप बात करें सीजीपीए की जो कि 7.5 मांगी गई है, उसमें 0.5 का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को, जो कि और ईडब्ल्यूएस और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये जो चीज है आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइस हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। पीएचडी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहेगी। मिनिमम जो है पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 इयर्स, मिनिमम 2 साल को आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क, उसमें एक्सक्लूड रहेगा। और जो आपका कोर्स वर्क होता है वो 6 महीने का होता है, तो आपका ये मान के चलिए कि 2.6 मतलब ये 2.5 साल
2.5 मतलब 2.5 साल की, जो आप 2 साल 6 महीने का मतलब 2.5 साल हो गया। 2.5 साल जो है आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे पीएचडी में। अभी आपको 3 साल देने होते हैं मिनिमम, लेकिन अब आपका क्या होगा, 2.5 साल की हो जाएगी मिनिमम पीएचडी, और मैक्सिमम 6 ईयर्स। पहले 5 साल था मैक्सिमम पीरियड, और अब क्या आपको 6 साल कर दिया गया है कि मान लो इनकेस अगर आप कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर नहीं कर पाते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा 1 ईयर ऐड कर दिया गया। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो विमेन कैंडिडेट हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 6 साल हो गए प्लस 2, उनको 8 साल मिलेंगे। क्योंकि विमेन के साथ क्या होता है गाइज कि उनको कई बार इशू हो जाते हैं, मतलब हेल्थ इशू हो जाते हैं, जैसे कि मैटरनिटी वगैरह हो गया, तो ऐसे में उनको लीव मिलेगी 240 दिन की, जो कि एक बार ले सकते हैं वो पीएचडी की ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक एज ए ह्यूमन मतलब एज ए वीमेन के लिए, उनके लिए ये जो काम है बहुत अच्छा किया है इस बार। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या रहेगा गाइस, कि यहाँ पर आपका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 60% सीटें ऐसी हैं, नहीं यहाँ पर अगर आपने नेट एग्जाम के थ्रू होगा एडमिशन, या फिर यूनिवर्सिटी आपका खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा सकती है। अगर नेट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो इस बात का प्रावधान किया गया, दोनों चीजें जो है यहाँ पे बोली गई हैं। इसके अलावा गाइज अडेयर टू नेशनल स्टेट लेवल प्रिस्क्रिप्शन रिजर्वेशन पॉलिसी जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो यूनिवर्सिटी है आपकी, कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलो करनी है आप। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया भी था। 60% जो है टोटल सीट का 60% जो है वो नेट जेआरएफ के लिए रिजर्व रहेगा। तो अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो अच्छी बात है, आपके लिए 60% सीटें रिजर्व रहेंगी, मतलब आगे आपका पीएचडी करना जो है बहुत इजी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि जो आगे आप पीएचडी करेंगे तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। अगर आप सीरियस हो नेट जेआरएफ को लेकर के, सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बनी है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड। एक एक टॉपिक, एक एक मिनट आपका जो इस ऐप पे होगा वो आपको एग्जाम के करीब लेके जाएगा। गाइज यहाँ पर हम बात करें अगर एंट्रेंस टेस्ट की, अगर यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस टेस्ट रखती है, और उन बच्चों के लिए जो कि 40% क्राइटेरिया में आते हैं, जिनके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका सिलेबस जो रहेगा, रिसर्च का सिलेबस हो सकता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो सकता है, वो आपको ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है सिलेबस। लेकिन जनरली क्या होता है कि रिसर्च के से रिलेटेड 50% क्वेश्चन होते हैं और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस फॉलो किया जाता है कि 50% सिलेबस जो होगा आपका रिसर्च का रहेगा, 50% रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो रिसर्च मैथोलॉजी है इसके नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो पीएचडी के लिए तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। 8802919803 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, साथ ही डेमो नोट शेयर कर दूंगा। अब गाइस जो रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स हैं ये वो रिसर्च एप्टीट्यूड के जैसे नहीं है जैसे आप पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत छोटा टॉपिक होता है आपके एग्जाम में, केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 50% की वेटेज है, तो इसका मतलब रिसर्च की आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है। रिसर्च के मेथड्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में कवर नहीं होती, लेकिन रिसर्च मैथोलॉजी में आपको चीजें कवर करनी पड़ती हैं। तो इन नोट्स को आप अवेल कर सकते हो। नोट्स की कुछ चार्जेस हैं, नॉमिनल से चार्जेस है, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल से फीस पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरव्यू की, तो गाइस यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। आई मीन वो या तो लिस्ट दे देंगे या फिर इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। और 70-30 का रेशियो रहेगा, 70% वेटेज रहेगी आपके रिटन एग्जाम की, 30% वेटेज रहेगी आपके इंटरव्यू की। इसके अलावा जो नेट जेआरएफ बच्चे हैं उनको डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी खुद ही बुलाएगी आपको, उसके लिए लिस्ट बना के वो अपलोड कर देते हैं। इसके बाद गाइज अब आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो क्या हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे पढ़ाई तो करनी, पीएचडी तो करना है, लेकिन उनका कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक उन्हें नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना टॉपिक चूज करें ताकि आपका एडमिशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो गाइस यहाँ पर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि सोशल रेलेवेंट है, सोशल का मतलब उसका बहुत ज्यादा सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपके रिसर्च की वजह से, लोकली नीडेड बेस्ड, मतलब लोकल, सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूं पीएचडी के अंदर, तो इस तरह का जो टॉपिक है बहुत जल्दी एक्सेप्ट होने वाला टॉपिक है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? नेशनली इंपॉर्टेंट, अगर हमारी नेशनल मतलब हमारी पूरी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ये नेशनल और ग्लोबल लेवल का इश्यू है,
ग्लोबल सिग्निफिकेंट का इशू है, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट एक इशू है, तो अगर इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, अब अगर सपोज करो अगर आप फाइनेंस की फील्ड से हो, जैसे मैं एक एग्जांपल है तो मैं कॉमर्स से हूं, तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉमर्स में मतलब इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा, फाइनेंस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, बैंकों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। इस तरह का जो टॉपिक है मतलब रिलेट करना है आपको करंट सिचुएशन से कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि आपकी पीएचडी की वजह से सॉल्व हो सकती है, तो ऐसे में आपके एडमिशन की चांस 100% हो जाते हैं कि भाई ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पे रिसर्च नहीं हुई है तो इस टॉपिक को लिया जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर आप उस कंपटीशन में आगे हो जाते हो इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च बहुत अच्छा है जिसकी वजह से आपका एडमिशन फटाफट से हो जाता है। तो ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे। और देखो आप यहाँ पर एलोकेशन किस तरीके से होगा सुपरवाइजर का, आप जाएंगे जब एलिजिबिलिटी आपकी जब फुलफिल हो जाएगी कंप्लीट, तो आप जब यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जिनके पास एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन होनी जरूरी है जर्नल में, और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एलोकेट किया जा रहा है तो उसको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, और उनकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए उनके पास, तो और 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए। तब यहाँ पर इस तरीके से 3 कैटेगरी वाइज इन्होंने बना दिया है। ये यूनिवर्सिटी आपको खुद ही अलॉट करेगी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर होंगे उनके पास उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फटाफट से और आगे कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केस ऑफ रिलोकेशन ऑफ वीमेन। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात है। सपोज करो मैं दिल्ली में रहकर के पढ़ाई कर रहा था और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मुझे दिल्ली से मुंबई अब ट्रांसफर होना पड़ रहा है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो अगर जो भी मैंने रिसर्च वर्क किया है दिल्ली में वो रिसर्च वर्क मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां की अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से एक जगह से दूसरी जगह पर, इसमें भी एक इनका प्रावधान रखा गया है। अभी जल्दी ये जो चीजें बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगी। यहाँ पर गाइस रिसर्च जो आपका सुपरवाइजर है उसकी कुछ ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब है ये ड्यूटीज हैं, ये करनी ही पड़ेगी उसको, इस चीज से मना नहीं कर सकता वो, तो ऑल फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करवानी है। ऐसे जब आप एडमिशन लोगे तो जितनी भी तरह की फॉर्मेलिटी आपको नहीं पता होती हैं वो आपको फॉर्मेलिटी पूरी करवाएंगे आपसे। इसके अलावा वो आपको गाइड करेंगे टीचिंग से रिलेटेड कि भाई किस तरीके से टीच करना है, टीचिंग स्किल से रिलेटेड हो गया, करियर गाइडेंस आपको देंगे, और इसके अलावा रेगुलर मीटिंग भी आपसे करेंगे वो वंस इन अ वीक अनलेस रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू रीजन अदरवाइज, मतलब मिनिमम एक आपसे मीटिंग करनी ही पड़ेगी उनको, वो मना नहीं कर सकते आपसे मिलने के लिए, जब तक कि कोई बहुत बड़ा काम ना आ जाए तब तक वो मना नहीं कर सकते आपसे। इसके अलावा गाइस वो कोशिश करेंगे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल लेवल थीसिस बनवाई जाए आपसे, मतलब जो रिसर्च का काम है वो क्वालिटी बेस्ड रहे, इस तरीके की जो मेंटेनेंस है वो आप सुपरवाइजिंग जो है वो आपसे की जाएगी आपके ऊपर। कोर्स वर्क जो रहेगा गाइस वो आपका रहेगा मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहेगी कोर्स वर्क की 12 क्रेडिट रहेंगे, मैक्सिमम 16 रहेंगे, तो मिनिमम आपको 12 जो है स्कोर करने पड़ेंगे अपने कोर्स वर्क में। 6 महीने का कोर्स वर्क रहता है, आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, इसमें ड्यूरेशन और सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, फिर इसका एग्जाम होता है जिसमें आपको मिनिमम 12 क्रेडिट लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आगे की पढ़ाई खत्म, आगे आपको नहीं, आपके आगे जो आपकी रिसर्च का काम है वो आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज ये भी बहुत अच्छी है, दैट इज कि अगर पीएचडी एंट्रेंस अगर आप मतलब अगर एज ए पीएचडी एस्पिरेंट हो, अगर आप एडमिशन ले चुके हो तो आपको टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से, पेडागॉगी, राइटिंग से रिलेटेड आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स लेने ही पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे पीएचडी तो कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर टीचिंग स्किल्स नहीं होती हैं, तो इसलिए टीचिंग से रिलेटेड, पेडागॉगी मतलब जो आपके बच्चे होते हैं उनको हैंडल करने से रिलेटेड जो कोर्स वर्क है उनको भी आपको लेना अब जरूरी हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो चीजें अब हमें देखने को मिलेंगी जिससे कि टीचिंग स्किल्स भी बच्चों के अंदर अब डेवलप होंगी। कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग एमफिल डिग्री एंड एडमिटेड टू पीएचडी डिग्री, ऐसे बच्चों को एग्जेम्प्टेड रहेगा, उनको कोर्स वर्क करना कंपलसरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एमफिल डिग्री कर रखी है तो ऐसे में आपको एग्जेम्पशन दी जा सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी इस चीज के बारे में। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी स्कॉलर हैज टू ऑब्टेन ए मिनिमम 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन यूजीसी 10 पॉइंट स्केल इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू कंटिन्यू द प्रोग्राम एंड सबमिट द थीसिस। तो मिनिमम आपको 55% स्कोर करना होगा तभी आप आगे का काम जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर गाइज इवेल्युएशन एंड असेसमेंट और जो होगा आपकी थीसिस का वो बताया गया है कि भाई जो भी आपके मार्क्स रहेंगे, देखो अपॉन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क ऑब्टेनिंग द मार्क्स ग्रेड, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं रिसर्च काम के लिए। बिफोर सबमिशन द थीसिस प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट के सामने, और जहां पर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी भी रहेगी। इसके अलावा गाइज ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स भी वहां पे आ सकते हैं। तो ये जो है चीज आप कंपलसरी है, वैसे पहले भी ये होता था लेकिन अब भी बोला गया कि ये जो काम है वो कंटिन्यू रहेंगे, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी।
इसके अलावा डिजायरेबल दैट द रिसर्च वर्क ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स इज पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स एंड प्रेजेंटेड इन स्कॉलर सेमिनार्स। क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपका रिसर्च वर्क है वो पब्लिश भी होना चाहिए पीयर रिव्यूड में। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर तो लिया लेकिन उसको कहीं पब्लिश नहीं करवाया, तो आपको रिसर्च वर्क पब्लिश भी करवाना है और उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी करना है। अब देखो प्रेजेंट की बात की जा रही है, पहले प्रेजेंट की बात नहीं होती थी, अब प्रेजेंट भी करना पड़ेगा आपको सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा गाइस एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर जो है वो पहले भी था, अभी भी कंटिन्यू रखा जाएगा कि भाई आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, तो इन चीजों के थ्रू चेक किया जाएगा। द एकेडमिक काउंसिल of the institution shall avoid a mechanism using well developed software and gadget, जो कि आपके प्लेगरिज्म से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस चीज से रिलेटेड जो है वो किया जाएगा। द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय द रिसर्च स्कॉलर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय हिज और हर रिसर्च सुपरवाइजर और 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। पहले भी ऐसा होता था, अभी वही चीज कंटिन्यू रहेगी कि जो आपके सुपरवाइजर है वो आपके थीसिस को चेक करेंगे, प्लस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे जो कि आपकी थीसिस को चेक करेंगे। गड़बड़ नहीं निकलेगी तो आपको बोला जाएगा दोबारा इसको ठीक करके लाओ, फिर आपको टाइम दे देंगे 2 महीने 6 महीने का, आप दोबारा उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चेकिंग है वो क्रॉस चेकिंग की जाएगी, आपके सुपरवाइजर भी करेंगे और आपके एक्सटर्नल जो आएंगे वो भी चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करते करते कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बना देते हो, मतलब कोई ऐसी एसेट बना देते हो जो कि कोई अच्छी एसेट हो जाती है, तो उसको आप अपने रजिस्टर भी करवा सकते हो, यूनिवर्सिटी भी उस चीज को रजिस्टर करवा सकती है। इसके अलावा गाइज आपको देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, जो पीएचडी स्कॉलर है उसको पार्टिसिपेट करना होगा, एक्टिव रहना होगा रिसर्च काम में। ऐसा नहीं कि पीएचडी में एडमिशन तो ले लिया उसके बाद सो गए, 2 साल बाद आ रहे हो कि भाई मेरा अब तो थीसिस हो गया आप ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा रिसर्च के काम में, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपके सुपरवाइजर आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो पीएचडी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वो तभी एलिजिबल होगी पीएचडी ऑफर करने के लिए जब रिसर्च सुपरवाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रिसर्च प्रमोशन फैसिलिटी, सारी चीजें अगर उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं तभी वो पीएचडी करवा सकते हैं, अदरवाइज हर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी गली नुक्कड़ पे जो आपका कॉलेज है वहीं से कर लिया, ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं करवा सकता। इनको यूजीसी को इन्फॉर्म करना होगा कि हम पीएचडी करवा सकते हैं क्या। अच्छा, डिस्टेंस मोड और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, डिस्टेंस मोड से अगर हम देखें या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो क्या कर सकते हो पीएचडी। तो नो यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड। तो साफ साफ मना किया कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज ना तो डिस्टेंस मोड ना ही ऑनलाइन मोड से पीएचडी करवा सकती है। इसके अलावा अगर आप सर्विस में हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो कहीं पर, तो आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो या तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो, और अगर आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करो और बात करो भाई कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, क्या किस तरीके से मैं कर सकता हूँ रेगुलर। वैसे रेगुलर अलाउ तो नहीं होता, लेकिन आप पार्ट टाइम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी होगी। आप पीएचडी जो एमफिल डिग्री है वो बंद हो जाएगी जल्दी ही, तो आप यही बोला जा रहा है कि भाई पीएचडी जो डिग्री है जिन लोगों ने पहले कर लिया वो वैलिड रहेगा, आप जो करेंगे उनको अलाउड नहीं होगा आगे एमफिल करना। इसके अलावा बोला गया है कि पीएचडी डिग्री देने से पहले आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको आपका जो डिग्री है वो आपको इशू की जाएगी। डिपोजिटरी ऑफ, हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सुन लीजिए सब लोग ध्यान से कि ये आप कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप पीएचडी डिग्री कर रहे हो तो डिग्री सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड इवेल्युएशन, जब आपका थीसिस इवेल्युएट हो जाएगा, वो पास हो जाएगा कि मतलब ठीक आपने काम किया है, तो डिग्री अवार्ड करने से पहले आपको सॉफ्ट कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी इनफ्लिपनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जो आपका इनफ्लिपनेट वेबसाइट है ना, वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहां पर इनफ्लिपनेट जो है एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है ऑनलाइन, जहां पे अब आपको अपलोड करना जरूरी है, कंपलसरी है। इसको नहीं करोगे तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। तो ये आपको सुपरवाइजर आपके गाइड कर देंगे किस तरीके से अपलोड करना है, लेकिन अब जो है ये कंपलसरी हो गया अपलोड करना। और गाइस यहाँ पर लास्ट है कोड एंड एथिक्स के बारे में बोला गया कि भाई आप कहीं से कॉपी ना करिए किसी का काम, और प्लस किसी जानवर को मारे ना, कोई फॉल्सिफिकेशन डेटा का ना करे, थोड़ा एथिक्स मेंटेन रखें। जो आप पढ़ते हैं ना कि रिसर्च में जो एथिक्स होते हैं उनको आपको मेंटेन रखना जरूरी होता है। तो बस ये जो थे आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बता दिए हैं गाइज। आई होप वीडियो में आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, कैसे आपको टॉपिक चूज करना है, बाकी जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।